Assalamualaikum. In this lecture, we are going to study about calcium, its regulation, hypocalcemia and hypercalcemia. Calcium plays very important role in blood coagulation, muscle contraction and other functions in our body and is important electrolyte. Let's discuss about general introduction of calcium. Its distribution is 99% in bones and 1% in blood and extracellular fluid. कैल्शियम जो बेसिकली प्रेजेंट होती है वो बोन्स में होती है 99% और सिर्फ 1% जो होता है वो ब्लड और एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है. इस जो 1% है इसको फर्दर 3 में डिवाइड किया हुआ है. 1% को अगर हम 100% माने तो उस 100% का 45% जो होता है वो फ्री कैल्शियम होता है या आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है. 15% कैल्शियम इज बाउंड टू एनाइंस, बाइकार्बोनेट, सिट्रेट एंड लैक्टेट एंड 40% कैल्शियम इज बाउंड टू प्रोटीन, मोस्टली एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन जो होती है मोस्टली बॉडी में जो चीज़ें अटैच करती है वो एल्ब्यूमिन करती है. हॉर्मोन्स जैसे कि और भी बहुत सी सब्सटेंसेस होती है, आगे हम डिटेल में देखेंगे. जो एल्ब्यूमिन होती है वो उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं एंड दिस बाउंड टू अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ बाइंड करता है और इसकी क्या कराता है, इसके ट्रांसपोर्ट कराता है लिवर में फॉर कॉन्जुगेशन के लिए इसकी क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है. जो बिलीरुबिन होती है ना वो बेसिकली प्रोड्यूस होती है मैक्रोफेजिस ऑफ स्प्लीन. जब मैक्रोफेजिस आरबीसीज को तोड़ते हैं तो उसमें से हीम ग्रुप रिलीज होता है. उस हीम ग्रुप से बिलीवर्डिन बनती है और बिलीवर्डिन से क्या बनता है, बिलीरुबिन बनती है. और ये बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड होती है, इसको कॉन्जुगेशन की जरूरत होती है. अनकॉन्जुगेटेड का क्या मतलब है, अनकॉन्जुगेटेड का मतलब है कि ये इनसॉल्युबल फॉर्म में होती है और इसको बॉडी से रिलीज करवाने के लिए कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो कॉन्जुगेशन कहाँ पे होती है, लिवर में होती है. तो यहाँ से स्प्लीन से लिवर तक कौन लेके जाता है बिलीरुबिन को, एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है और चीज़ों को अपने साथ बाइंड कराती है. आगे देखते हैं कैल्शियम फिजियोलॉजी. कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. कैल्शियम जो होती है वो नर्व सेल्स और मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है तो वही कैल्शियम जाके नर्व इम्पल्स को इनिशिएट कराता है या मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कराता है. जैसे कि ये एक नर्व है, इट इज कनेक्टेड टू मसल फाइबर्स एंड इस मसल फाइबर में इसके अंदर क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. यहाँ से क्या होता है, अगर इम्पल्स आती है इसके पास तो मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहां से कैल्शियम रिलीज होकर मसल सेल्स में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है. और इसी तरह जब भी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी कैल्शियम एक्ट करता है. जैसे कि ये एक नर्व के एक्सोन्स है एंड नेक्स्ट दीज आर डेंड्रोइड्स. यहाँ पे क्या होती है, वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और ये बाइंड करते हैं आके पोस्ट मेम्ब्रेन के ऊपर. ठीक है, तो जब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे इम्पल्स पहुंचती है तो ये वेसिकल्स रिलीज होती है और इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं और कैल्शियम आयंस भी इंपॉर्टेंट होता है इस नर्व को कंडक्ट कराने के लिए इस एक्सोन से इस डेंड्रोइड के आगे से. तो कैल्शियम क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इम्पल्स कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसलिए कैल्शियम रिक्वायर होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. अगर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक. आयोनाइज्ड कैल्शियम का दूसरा नाम है फ्री कैल्शियम. जितनी ज्यादा आयोनाइज्ड या फ्री कैल्शियम होगी उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा फ्रॉग हार्ट का. दो साइंटिस्ट थे, मैकलीन और हेस्टिंग्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने कैल्शियम की कंसंट्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस किया था. उन्होंने देखा कि जैसे जैसे कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम की, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन का एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो आयोनाइज्ड कैल्शियम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के. तो जितनी ज्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होगी उतना ज्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा. आयोनाइज्ड कैल्शियम अगर कम होगी तो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से मसल्स या नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और टेक्निक कंट्रैक्शंस होंगी, क्रैम्प्स पड़ जाएंगे. अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम के बारे में. मेनली जो ग्लैंड होता है रेगुलेट करता है कैल्शियम को वो पैराथाइरॉइड ग्लैंड होता है. व्हाट आर पैराथाइरॉइड ग्लैंड्स? दीज आर स्मॉल ओवल और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन थायरॉइड ग्लैंड. थायरॉइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं और क्या करवाते हैं, कैल्शियम की रेगुलेशन करवाते हैं. तो जब भी इसके यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स, तो जब भी बॉडी में कैल्शियम कम होती है या ज़्यादा होती है तो ये पैराथाइरॉइड हार्मोन पे जाके
इफेक्ट करती है। पैराथायरॉइड हार्मोन जब क्या करता है, फिर हाइपोकैल्सीमिया हो गया, मतलब बॉडी में कैल्शियम कम है, तो कैल्शियम कम है तो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स कम कैल्शियम को सेंस करेंगे और पैराथायरॉइड हार्मोन बनाएंगे। पैराथायरॉइड हार्मोन जाके बोन्स पे इफेक्ट करेगा और किडनीज पे इफेक्ट करेगा। बोन्स में क्या करेगा, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। व्हाट आर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स? दीज आर सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग द बोन। बोन के डिसॉल्विंग करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास बोन में पीटीएच आता है तो क्या होता है कि बोन डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, और जब वो बोन डिसॉल्व होती है तो उन सेल्स से क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होती है और फास्फोरस रिलीज होता है। तो ब्लड में ये वाली कैल्शियम रिलीज हो जाती है, तो ब्लड में कैल्शियम क्या आ जाती है, उसका लेवल मेंटेन हो जाता है। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होता है, किडनीज में होता है। किडनीज क्या करवाती है, किडनीज 3 काम कराती हैं। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, दूसरा एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि जब फॉस्फेट फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो कैल्शियम को अपने साइड बाइंड कराता है और कैल्शियम फॉस्फेट के प्रेसिपिटेट्स बना देता है जो कि इनसोल्युबल होते हैं, तो इसकी वजह से आयोनाइज्ड कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए किडनीज एक्सक्रीशन कराती है फॉस्फेट की और एक्टिवेशन करा देती है रेनल अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये विटामिन D3 को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये विटामिन आता कहाँ से है, विटामिन डी जो होता है वो स्किन में या डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर सी फूड खाने से हमारी बॉडी में आता है और ये इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव करने की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि ये वाला इनएक्टिव विटामिन लिवर के पास जाता है और वहाँ पे एक एंजाइम होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज, जो इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवा देता है और बना देता है विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ठीक है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बना देता है। ये स्टिल इनएक्टिव है, इसको अभी एक्टिव होने की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये किडनीज के पास जाएगा, किडनीज के पास एंजाइम है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, जो इसकी 1 जो नंबर होगा वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करा देता है। इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऐड होने की वजह से क्या होता है, विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है 25 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3 या विटामिन D3 या कोलकैल्सिफेरॉल। तो इस तरह एक्टिवेशन के लिए भी विटामिन डी की हमें किसकी जरूरत होती है, किडनीज की जरूरत होती है। सर्कुलेटिंग 25, ये सर्कुलेटिंग 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है, तो इसको अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज किस में कन्वर्ट कर देगा, 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी में एक्टिव फॉर्म में। ये विटामिन डी इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करेगा और किडनीज पे इफेक्ट करेगा। इंटेस्टाइन में ये क्या करेगा, ऑब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देगा, कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन और फॉस्फेट के ऑब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करा देगा डाइट के थ्रू। और किडनीज में क्या करवाता है, ये अब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम और फॉस्फेट की। तो ये फंक्शंस थे विटामिन D3 के। इट मीन्स इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। इस डायग्राम में फुली एक्सप्लेन्ड है किस तरह से कैल्शियम आके ओस्टियोब्लास्ट पे एक्ट करती है और आगे वो बोन की डिसॉल्विंग कराते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है, यहाँ पे लगे होते हैं कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स। यहाँ पे आगे कैल्शियम लगता है, अगर कैल्शियम के लेवल लो होते हैं बॉडी में तो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होता है। ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर पैराथायरॉइड हार्मोन रिसेप्टर 1 लगे होते हैं जो पैराथायरॉइड हार्मोन को अपने साथ बाइंड कराते हैं। इनके 2 फंक्शंस होते हैं, एक डायरेक्ट फंक्शन होता है, दूसरा इनडायरेक्ट फंक्शन होता है। ऑस्टियोब्लास्ट की डिफरेंशिएशन करवाते हैं डायरेक्टली और ऑस्टियोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन कराते हैं। और इनडायरेक्ट फंक्शन क्या होता है, बोन की रिडक्शन और एनाबॉलिक फैक्टर्स। तो जब यहाँ पे आके ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर आके पैराथायरॉइड हार्मोन लगता है तो उससे क्या होता है, इंटरल्यूकिन 6 की हेल्प से ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं ओस्टियोसाइट्स में। ओस्टियोसाइट्स आर मैच्योर बोन सेल्स, तो इनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है और ऑस्टियोब्लास्ट से फर्दर ऑस्टियोब्लास्ट और नए बनते हैं। तो दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा फंक्शन ये होता है कि जब कैल्शियम का लेवल लो है तो ऑस्टियोब्लास्ट ने क्या करवाना है, बोन की बोन सेल्स को डिसॉल्व कराना है। तो उसके लिए क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर एक रिसेप्टर होता है रैंक, और ये कहाँ पे जाके लगता है, ऑस्टियोब्लास्ट पे जो रैंक लिगेंड होता है उसके साथ जाके लगता है। जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं तो उसकी वजह से बोन डिसॉल्विंग प्रोसेस शुरू हो जाता है ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिवेट होने की वजह से। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाएगा और बोन सेल्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन सेल्स से कैल्शियम रिलीज होगी और ये कैल्शियम ब्लड में जाएगी और वहाँ पे कैल्शियम के लेवल नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है जिसमें कैल्शियम बोन से ब्लड में जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल एप्लीकेशंस।
आयोनाइज्ड कैल्शियम इज मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ कैल्शियम डिसऑर्डर्स। आयोनाइज्ड कैल्शियम जो होती है वो ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव इंडिकेटर्स होती है, क्योंकि फंक्शनल फॉर्म जो होती है कैल्शियम की वो आयोनाइज्ड कैल्शियम होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है और स्पेसिफिक होती है डिसऑर्डर्स के लिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाइपोकैल्सीमिया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया? हाइपोकैल्सीमिया की डेफिनेशन क्या है और उसकी कॉजेज क्या है? जो ब्लड में नॉर्मल कैल्शियम के लेवल्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 2.50 से लेके 7.50 मिलीमोल पर डे होते हैं यूरिन में। तो इससे जब कम हो जाएगी कैल्शियम नॉर्मल कंसंट्रेशन से कम होगी तो इसको कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम के जो लेवल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड और टोटल लेवल्स डिफरेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके कॉजेज क्या है, कैल्शियम के लेवल क्यों कम हो रहे हैं? जाहिर है बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा जिसकी वजह से कैल्शियम के लेवल कम हो रहे हैं। तो पहले है प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज नहीं होगा। इसके रिलीज ना होने की वजह से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी और ना ही विटामिन डी की प्रोडक्शन होगी, जो क्या करता है रीअब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कराता है इंटेस्टाइन और किडनीज से। तो फर्स्ट केस तो ये हो गया कि प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड हार्मोन इज नॉट फंक्शनली एक्टिव। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्यों होता है? ग्लैंडुलर एप्लेजिया। क्या होता है कि ग्लैंड्स के जो सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। सेल्स के जो नंबर है डिस्ट्रक्शन और रिमूवल, सेल के नंबर क्या होते हैं? कम होना शुरू हो जाते हैं। जब सेल नंबर कम होंगे तो सेल का फंक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता ग्लैंड का कम होता जाएगा, जिसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। दूसरा कॉज है हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम की कम कंसंट्रेशन। मैग्नीशियम की ज्यादा कंसंट्रेशन हो या कम कंसंट्रेशन, दोनों ही कैल्शियम के लेवल्स को कम करा देती हैं। कैसे? जब हाइपोमैग्नीसीमिया होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन को कम करा देता है। और दूसरा काम क्या करता है, इसके एक्शन को रिसेप्टर्स पे नहीं होने देता, एक्शन को कम करा देता है रिसेप्टर साइड पे। तीसरा फंक्शन क्या है, विटामिन डी की रेजिस्टेंस करवा देता है। जब ये तीनों काम होते हैं तो क्या होता है, ना तो पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रॉपर प्रोडक्शन हो रही है, ना उसका फंक्शन नॉर्मली चल रहा है, और अगर विटामिन डी प्रोड्यूस भी हो रहा है तो वो जाके इंटेस्टाइन और किडनी पे उस तरह इफेक्ट नहीं कर पा रहा जिस तरह वो पहले कर रहा था, क्योंकि विटामिन डी की रेजिस्टेंस हो गई है। ठीक है, तो जब हाइपरमैग्नीसीमिया होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा, क्योंकि हाइपरमैग्नीसीमिया के केस में जो कैल्शियम रिलीज होती है ना यूरिन में वो ज्यादा हो जाती है। कैल्सियूरिया होता है, जो यूरिन में लॉस है कैल्शियम का वो ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से भी कैल्शियम के लेवल लो हो जाते हैं। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन के कम होने की वजह से हमने पढ़ा था पीछे के 40% या 45% जो कैल्शियम होता है, 40% कैल्शियम जो होता है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होता है। तो 40% कैल्शियम जो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है, तो अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया तो जो बाइंड कैल्शियम हुआ होगा उसका लेवल भी कम हो जाएगा। तो इससे कौन सा कैल्शियम इफेक्ट होता है? टोटल कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम इससे इफेक्ट नहीं होता। और हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया क्यों होता है? क्रोनिक लिवर डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और मेल न्यूट्रिशन की वजह से। क्रोनिक लिवर डिजीज में क्या होता है, प्रोटीन की जो प्रोडक्शन होती है वो नॉर्मली नहीं हो रही होती, और हमें पता है मोस्टली जितनी भी प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं वो लिवर करता है। तो अगर लिवर की डिजीज हो गई तो उसमें एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा। दूसरा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किडनी का सिंड्रोम है, इसमें हिमाचूरिया होता है, किडनी से ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाता है, और प्रोटीनूरिया होता है, मतलब प्रोटीन्स जितनी भी होती हैं वो यूरिन में उनका लॉस ज्यादा हो जाता है। तो मेनली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन, और ये क्या करती है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन करवाती है। अगर प्रोटीनूरिया ज्यादा हो गया है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अडीमा हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक रेगुलेशन नहीं हो पाएगी। तो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो सेल से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में लीक करना शुरू कर देंगे, तो इसकी वजह से भी हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तीसरा है माल न्यूट्रिशन, अगर आप कैल्शियम वाली कोई भी डाइट नहीं ले रहे तो उसकी वजह से भी हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी क्या करवाता है, किडनीज पे और इंटेस्टाइन पे जाके इफेक्ट करवाता है और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कराता है। तो विटामिन डी डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है कैल्शियम की कंसंट्रेशन को। रेनल डिजीजेज में क्या हो रहा है, रेनल डिजीजेज के केस में किडनी इज नॉट फंक्शनली एक्टिव, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, जिसकी वजह से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और कैल्सियूरिया ज्यादा हो जाएगा।
मतलब यूरिन में जो लॉस होगा वो कैल्शियम का ज्यादा हो जाएगा। लेप्टोमाइलाइसिस, मसल्स की जब ब्रेकडाउन होती है मसल साइज की, उस केसेस में भी हाइपोकैल्सीमिया हो जाते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं कि रैप्डोमाइलाइसिस में क्या होता है। रैप्डोमाइलाइसिस में कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। जब फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये वाला फॉस्फेट कैल्शियम के साथ बाइंड करता है और इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना देता है कैल्शियम फॉस्फेट के। तो इस वजह से आयोनाइज्ड कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब पढ़ेंगे सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है। इस केस में ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, टारगेट एंड ऑर्गन की रेजिस्टेंस हो जाती है और अनरिस्पॉन्सिव टू पैराथायरॉयड हार्मोन, जैसे कि किडनीज और बोन्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के, वो फंक्शन नहीं कर रहे, उनमें कोई भी डिफेक्ट आ गया। रिसेप्टर्स में डिफेक्ट आने की वजह से क्या हो रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन को रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। इसकी वजह से भी कैल्शियम के लेवल कम हो जाएंगे, क्योंकि आगे से विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं होगी और बोन्स को आगे डिसॉल्विंग फंक्शन के लिए सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। तो ये मिमिक करता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को, और इसमें हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है और हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाता है। फॉस्फेट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। इसकी फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। तो उन टाइप्स में जो सबसे ज्यादा कॉमन है ना, वो 1A है। 1A और 1B कॉमन है। और इसमें किस में डिफेक्ट आता है, साइक्लिक AMP के फंक्शन में डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से रिसेप्टर में खराबी आ जाती है और उसकी वजह से फर्दर हाइपोकैल्सीमिया आ जाता है। तो जो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनमें कैल्शियम यूरिन में लॉस्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और दूसरा बोन्स पे स्टोर रहती है, बोन से रिलीज नहीं होती। और उन पेशेंट का शॉर्ट स्टेचर होता है। उनके मेटाकार्पल्स, जैसे कि मेटाकार्पल्स ये वाली बोन्स है, ठीक है, ये 5 बोन्स होती हैं, इनका साइज छोटा हो जाता है, इनकी लेंथ कम होती है। इस तरह से मेटाटार्सल्स की लेंथ कम होती है और एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन होती है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया? जब कैल्शियम का लेवल 1.88 मिलीमोल से कम होता है उसके बाद सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। जो सबसे विजिबल साइन होता है हाइपोकैल्सीमिया का, वो मस्कुलर क्रैम्प्स और टेटनी होती है। तो क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया कॉजेज इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बाय डिक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड नीडेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन। क्योंकि जो थ्रेशोल्ड चाहिए होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली जो होती है न्यूरॉन्स फायर करती रहती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। Neurons becomes unstable and fire spontaneous action potential that trigger involuntary contraction of muscle which led to tetani। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, वो वोलेंट्री मसल्स होते हैं, लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, इनवोलेंट्री हो जाते हैं। इनवोलेंट्री जब फंक्शन करेंगे कंटिन्यूस फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स की वजह से, तो जो मसल्स होगा वो क्रैम्प हो जाएगा, मसल्स में क्रैम्प आ जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ज्यादा देर के लिए। तो इस तरह से ये दोनों इफेक्ट होते हैं। और इसी तरह हार्ट के मसल्स पे इफेक्ट होता है और इरिथमिया, जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है और हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। सीजर झटके लगते हैं, कार्डियक इरेगुलरिटीज, क्योंकि कैल्शियम का इफेक्ट कार्डियक मसल्स में भी होता है, इसलिए कार्डियक इरेगुलरिटीज भी कॉमन होती है। इसी तरह से न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, क्योंकि ना तो नर्व सही से काम कर पा रही है ना ही मसल, इस वजह से वहां पे भी डिफेक्ट आ जाता है। तो ये सिम्टम्स थे हाइपोकैल्सीमिया के। हाइपोकैल्सीमिया के कोजेस में एक पॉइंट और ऐड करना है, इसमें आता है पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के केस में भी कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस में लाइपेजेस की एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है और कैटिकोलामाइन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर जाती है। इन कैटिकोलामाइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से जो सर्कुलेटिंग कैल्शियम है वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग कैल्शियम कम हो जाती है। तो इसकी वजह से भी हाइपोकैल्सीमिया